अगस्त 2023 का एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी कंडक्ट होने वाला है और आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो उसी कड़ी में आपकी ईवीएस की तैयारी को मजबूत करने के लिए आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। उस चैप्टर का नाम है अमृता की कहानी और ये ईवीएस एनसीईआरटी की 4th क्लास का 4th चैप्टर है। इससे पहले हमारी 3 वीडियोज़ आ चुकी हैं, आप उनको पहले देख लीजिए जिससे आपको एक सीक्वेंस में अपनी तैयारी को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में क्या है इम्पोर्टेंट आपके लिए। चैप्टर का नाम है अमृता की कहानी। इसमें लिखा है कि बात बहुत पुरानी है, कितनी 300 साल पुरानी, और किस्सा सच्चा है। अमृता राजस्थान में जोधपुर के पास खेजड़ली गांव की रहने वाली थी। तो देखिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि राजस्थान में जोधपुर में एक गांव है जिसका नाम है क्या, खेजड़ली, और वहाँ पर एक लड़की रहती थी जिसका नाम था अमृता। और उस गांव का नाम खेजड़ली क्यों था, ये क्वेश्चन भी कई बार बनता है कि जो खेजड़ली गांव है उसका नाम खेजड़ली क्यों था। तो इसलिए था क्योंकि उस गांव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ थे। इस गांव के जो सभी लोग थे वो पेड़ पौधों का, जानवरों का बहुत ध्यान रखते थे। गांव में बहुत सारे जानवर थे। इसके आगे है देखिए इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ से ये सारी स्टोरी टाइप है। उसके बाद है कि अमृता के दोस्त। तो देखिए अमृता जो है सुबह उठकर अपने सारे दोस्त पेड़ों से खुशी से मिलती थी। अमृता के लिए रोज़ उनमें से एक पेड़ उस दिन के लिए खास होता था। वह उस पेड़ से लिपटकर उसके कान में धीरे से कहती, दोस्त तुम सुंदर और ताकतवर हो, हम सबका ध्यान रखते हो, इसके लिए धन्यवाद। यानी कि उसका डेली का रूटीन था कि उठना, सारे पेड़ों से बात करना और उनको थैंक यू बोलना, और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम अपनी शक्ति मुझे भी दो। अमृता की तरह गांव के दूसरे बच्चों की भी पेड़ों से दोस्ती थी और घंटों वो पेड़ों की छाया में खेलते थे। तो ये तो हुई एक स्टोरी वाली बात, और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है अब तक की चैप्टर में वो ये है कि राजस्थान के जोधपुर में एक गांव है खेजड़ली, और उस गांव का नाम इसलिए है क्योंकि वहाँ खेजड़ी के बहुत सारे पेड़ या वृक्ष थे। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर पेड़ खतरे में। समय बीतता गया, अमृता बड़ी हो गई। एक दिन वह अपने पेड़ों से मिल रही थी तो उसने देखा कि गाँव में कुछ अनजान लोग कुल्हाड़ी लेकर खड़े हैं। पूछने पर पता चला कि वे राजा के आदमी थे। राजा के कहने पर वे लकड़ी के लिए पेड़ काटने आए थे। लकड़ी राजा के महल के लिए चाहिए थी। यह सुनते ही अमृता के होश उड़ गए। उन आदमियों ने जिस पेड़ को काटने के लिए चुना, अमृता उस पेड़ से लिपट गई। उन लोगों के डराने धमकाने पर भी वह नहीं हटी। राजा के आदमियों को राजा की बात तो माननी ही थी, वरना उनकी अपनी जान चली जाती। उनकी कुल्हाड़ी के एक ही वार से अमृता के पैरों से खून बहने लगा और वह गिर गई, लेकिन उसने पेड़ को नहीं छोड़ा। अमृता को देखकर उसकी बेटियों और गांव के 300 से भी ज़्यादा लोगों ने पेड़ों से लिपटकर अपनी जान दे दी। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्हें यह बात समझ नहीं आई कि लोग पेड़ों के लिए भी अपनी जान दे सकते हैं। वे खुद वहां आए और स्वयं लोगों का पेड़ों के प्रति प्यार देखा। आगे देखिए नेक्स्ट है सुरक्षित गांव। राजा पर गांव वालों की बातों का बहुत गहरा असर पड़ा। उसने आदेश दिया कि इस इलाके में कभी कोई पेड़ नहीं काटेगा और ना ही कोई शिकार करेगा। आज 300 साल बाद, यानी कि ये जो पूरी घटना थी ये कितने समय पुरानी है, 300 साल पुरानी है। 300 साल बाद भी यहाँ के लोग जो बिश्नोई कहलाते हैं, ये भी देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि यहाँ के जो लोग हैं उनको क्या कहा जाता है। तो यहाँ के जो लोग हैं उनको बिश्नोई कहा जाता है और वो पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका आज भी हरा भरा है। जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनते हैं और बार बार यहीं से घुमा फिरा के खेजड़ी के बारे में या अमृता बिश्नोई के बारे में पूछा जाता है या बिश्नोई समाज से भी पूछा जाता है। अब देखिए एक और यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट आता है कि खेजड़ी क्या होता है। रेगिस्तानी पेड़ है, ये एक ऐसा पेड़ है जो रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है और इसकी जो छाल है वो दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है।
इसके अलावा इस पेड़ की फलियों की सब्ज़ी भी बनाई जाती है। इसकी पत्तियाँ वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में बहुत सारे बच्चे खेलते भी हैं। देखिए ये जो पूरा पैरा है इसकी एक एक लाइन आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जो सीटेट का नया पैटर्न है उसमें ये नहीं है कि सिर्फ फैक्ट दे दिया, उसके आगे एक क्वेश्चन पूछ लिया और सिर्फ 4 ऑप्शन दे दिए। इस तरीके से क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो इस तरीके से है कि आपके सामने 4 लाइनें दी जाएंगी। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी बात सत्य नहीं है, या इनमें से कौन से जो कथन है वो सत्य हैं। तो आपको ये नहीं है कि सिर्फ आपने याद कर लिया कि राजस्थान में होता है, ये पेड़ है और ये नाम है, ऐसे नहीं है। आपको ये भी याद रखना होगा कि ये जो पेड़ है ये रेगिस्तानी इलाके में पाया जाएगा, इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, इसकी जो छाल है वो दवा के काम आएगी, लकड़ी को कीड़ा नहीं लगेगा और फलियों की सब्ज़ी बनाई जाएगी और पत्तियाँ जानवर खाएंगे। यानी कि जो पूरा पेड़ है वो किसी न किसी काम में आ ही, मतलब इसका हर एक चीज़ किसी न किसी काम में आ रही है, जैसे पत्तियाँ, छाल, फलियाँ, इसके अलावा छाया दे रहा है, पानी भी कम ले रहा है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा पेड़ माना जाता है राजस्थान में। कौन सा वृक्ष? खेजड़ी। तो ये वाला जो चैप्टर था इसमें जो फैक्ट थे वो हमने देख लिए। अब हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, उसमें देखते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं। अब देखिए अगला जो चैप्टर है इसका नाम है अनीता की मधुमक्खियाँ। ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर हम इसे मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं और कई बार बने भी हैं पहले और आगे भी बनने की संभावना है। तो देखिए चैप्टर में क्या बताया गया है। मेरा नाम अनीता कुशवाहा है, मैं मुजफ्फर ज़िले के बोचाहा गांव में रहती हूँ, जो कहाँ है? बिहार में। अभी देखिए इससे पहले वाले चैप्टर में जिस राज्य की बात की गई थी वो था राजस्थान, और अब जिस राज्य की इस चैप्टर में बात की जा रही है वो है बिहार। तो आगे बताती है अनीता कि मेरे घर में माँ, पिताजी और 2 छोटे भाई हैं। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और स्कूल के बच्चों को पढ़ाती हूँ, मधुमक्खी पालने का काम भी करती हूँ। ये सब कर पाना मेरे लिए आसान नहीं था। जब मैं छोटी थी तब मैं दिन भर बकरियां चराती थी। मेरा भी स्कूल जाने का मन करता था, पर माँ पिताजी को लड़कियों का स्कूल जाना पसंद नहीं था। अब देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है कि एक सच्ची कहानी है। अनीता कुशवाहा एक चमकता सितारा यानी कि गर्ल स्टार है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियाँ हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। बच्चों से किताब की अंतिम पृष्ठ पर दिए गए भारत के नक्शे में बिहार ढूंढने को कहें। देखिए आपको मैप का भी साथ साथ अध्ययन करना है, क्योंकि मैप से भी एक क्वेश्चन तो ज़रूर ही बनता है जिसमें आपसे किसी राज्य का नाम दे दिया जाएगा और उसके पड़ोसी राज्य पूछे जा सकते हैं, या फिर 3-4 राज्यों के नाम दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जा सकता है कि ये बंगाल की खाड़ी के तट पर है या अरब सागर के तट पर है। इस तरीके से एक क्वेश्चन तो पक्का है मैप में, तो इसलिए आपको मैप को डेली देखना है और सारे राज्यों के और उनके पड़ोसी राज्यों के नाम आपको पता होने चाहिए, उनकी लोकेशन पता होनी चाहिए। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं मैप से रिलेटेड। आगे देखिए, स्कूल जाना एक सपना। एक दिन मैंने यानी कि जो अनीता है उसने स्कूल के अंदर झांककर देख ही लिया। बच्चों को देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और बच्चों की कतार में पीछे जाकर चुपचाप बैठ गई। मुझे बहुत अच्छा लगा। घर जाते ही मैंने हिम्मत करके माँ पिताजी को स्कूल के बारे में बताया। उन्होंने मुझे स्कूल जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। उस दिन मैं बहुत रोई। मेरे गांव की एक टीचर ने माँ पिताजी को समझाया कि पढ़ाई करना कितना ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई पर कोई खर्च भी नहीं होता है। पढ़ना तो सब बच्चों का अधिकार है। मुझे पता नहीं कैसे, पर माँ पिताजी मान गए। मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। स्कूल में बहुत ज़्यादा नंबर तो नहीं लाती थी, पर टीचर से सवाल बहुत पूछती थी। आगे देखिए, ये तो सारी कहानी है। इसके बाद देखते हैं कि ये आगे की और कहानी बताई गई है अनीता की। उसके बाद हम इसमें देखते हैं कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। ये देखिए, ये है काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है RTE अधिनियम 2009। क्योंकि अभी देखिए जो अनीता की शिक्षिका थी उन्होंने बताया उसके माता पिता को कि बच्चों का 8वीं क्लास तक कोई भी फीस नहीं लगेगी, शिक्षा सारी मुफ्त है।
तो यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है कि RTE अधिनियम 2009 आपको अपनी नोटबुक में से नोट करना है कि 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। तो देखिए 6 से लेकर 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य शिक्षा और मुफ्त शिक्षा का अधिकार देती है क्या, RTE अधिनियम 2009। उसके बाद स्कूल से मधुमक्खी पालन तक का जो सफ़र है, देखिए ये पैरा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अनीता बताती है कि हमारे इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। ये पेड़ आपको याद रखना है कि किसका पेड़, मधुमक्खी किसके पेड़ पर रहेंगी, लीची के पेड़ पर। लीची के जो फूल होते हैं वो मधुमक्खियों को लुभाते हैं, इसलिए लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी यह काम कर लूँ। तब मैंने गांव में मधुमक्खी पालने के एक सरकारी कोर्स में भाग लिया। कोर्स में भाग लेने वालों में मैं अकेली लड़की थी। ट्रेनिंग में मुझे पता चला कि अक्टूबर से दिसंबर तक का जो समय होता है वो मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है और मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है। अब देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो नंबर 1 आपके लिए कि किसके फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, तो लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। मधुमक्खियों के अंडे देने का समय क्या होता है, तो अक्टूबर से दिसंबर। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रख लेनी है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बना है और आगे भी बनेगा, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे देखते हैं। आगे है कि मैंने मधुमक्खी पालने का कोर्स कर लिया, लेकिन अपना काम शुरू करने के लिए मेरे पास रुपए नहीं थे। मैंने कुछ समय तक इंतज़ार किया और बच्चों को पढ़ाकर 5,000 रुपये बचाए। इनसे मैंने मधुमक्खी पालने के लिए 2 बक्से खरीदे, जिसकी कीमत थी एक की 2,000। बाकी से मीठा घोल बनाने के लिए चीनी और छत्ते को साफ़ करने के लिए दवाइयाँ भी खरीदी। ठीक है, यानी कि जो मधुमक्खी होती हैं वो बक्से में पाली जाती हैं। उसके बाद ये देखिए, ये अनीता की यहाँ पर पिक्चर है। उसके बाद देखिए सितंबर का महीना आ गया और मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है अक्टूबर से। तो दिसंबर तक मेरे पास इतनी मधुमक्खियाँ हो गई कि 2 बक्से कम पड़ने लगे। मैंने और बक्से खरीदे और मुझे बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं था, इसलिए मधुमक्खियों ने मुझे कई बार काटा भी। इससे मेरा चेहरा और हाथ सूज जाते थे, दर्द भी होता था, पर कहती किससे, ये काम तो मैंने अपनी इच्छा से ही शुरू किया था। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि जो जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये कि लीची के फूल कब खिलते हैं। तो देखिए लीची के जो फूल हैं वो फरवरी में खिलते हैं और मधुमक्खियाँ अंडे कब देंगी, अक्टूबर से दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर आपको बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना है इस चीज़ को, और फूल जो खिलेंगे वो फरवरी में खिलेंगे। मैंने अपने चारों बक्सों को लीची के बगीचे में रखा। हर बक्से से 12 किलो शहद मिलता है और मैंने उसे बाज़ार में बेचा। मुझे अपनी पहली कमाई मिली और मेरे पास अब 20 बक्से हैं, यानी कि पहले उसके पास 2 बक्से थे और अब 20 बक्से हो गए हैं। देखिए यहाँ से एक और चीज़ है इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में अभी, कि हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो क्या करेगी, अंडे देगी। कुछ नर मक्खी भी होते हैं हर छत्ते में। इसके अलावा काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं। ये क्या करती हैं, दिन भर काम करेंगी। काम क्या करती हैं, ये शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। ठीक है, हमारी तरह आपकी तरह घर का काम नहीं करेंगी। इनका काम क्या है, जो शहद बनेगा उसके लिए फूलों पर जाएंगी और वहाँ से फूलों का रस ढूंढ कर लाएंगी। कौन, काम करने वाली मक्खियाँ। और अंडे कौन देगी, रानी मक्खी देगी। और जब किसी मक्खी को रस मिल जाएगा तो वो एक तरह का नाच करती है, यानी कि एक डांस करेगी। जब उसे फूलों का रस मिल जाता है, उससे क्या होता है, दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है, ठीक है, कि रस कहाँ है। वे रस से क्या करती हैं, शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी किन्हीं का होता है, जो काम करने वाली मधुमक्खियाँ होती हैं। ये छत्ता भी बनाएंगी, फूलों के लिए रस भी फूलों का रस ढूंढ कर लाएंगी, किसके लिए, शहद बनाने के लिए। और बच्चों को पालने का काम भी करेंगी। अब देखिए, हम और आप जब मधुमक्खियों को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये कुछ नहीं, बस उड़ती रहती हैं, लेकिन ये बहुत काम करती हैं। तो आज आपको पता लग गया होगा कि ये बच्चे भी पालती हैं, फूलों का रस भी ढूंढती हैं, छत्ता भी बनाती हैं, इसके अलावा शहद भी बनाती हैं। तो देखिए कितने सारे काम करती हैं ये। अगर ये ना हो तो ना छत्ता बने, ना ही शहद इकट्ठा हो। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ भूखी भी रह जाएंगी। और जो नर मक्खी होते हैं, यानी कि जो मेल मक्खी होंगे, वो छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते हैं।
तो देखिए यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट निकलते हैं कि एक रानी मक्खी होगी जो अंडे देगी, नर मक्खी भी होते हैं जो कुछ ज़्यादा खास काम नहीं करेंगे, और काम करने वाली जो मक्खियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, फूलों का रस ढूंढेंगी, उसके बाद शहद बनाएंगी, छत्ता बनाएंगी और बच्चों को भी पालेंगी। और जब इनको रस मिल जाता है तो एक प्रकार का डांस भी करती हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है कि मधुमक्खियों की तरह जो चींटियाँ होती हैं वो भी मिलजुल कर रहती हैं। सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटियाँ अंडे देती हैं। यहाँ भी देखिए मधुमक्खियों की तरह एक रानी चींटी होगी और वो क्या करेगी, अंडे देगी। वहाँ रानी मधुमक्खी थी जो अंडे दे रही थी, ठीक है। यहाँ सिपाही चींटी होती हैं जो कि बिल का ध्यान रखती हैं, और काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लेकर आती हैं। और दीमक और ततैये भी इसी तरह समूह में रहते हैं। अब देखिए यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनता है। यहाँ से देखिए इस तरीके से क्वेश्चन बनता है कि 4 ऑप्शन दे देगा और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से ऐसा कौन सा कीट है या जीव है जो समूह में रहता है या समूह में नहीं रहता है। तो 3 ऑप्शन आपके सामने, जैसे चींटी दे दिया, मधुमक्खी दे दिया, दीमक दे दिया, और एक वो अपनी तरफ से कुछ और दे देगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन नहीं रहता है। तो जो नहीं रहता है उसको आपको छांटना है, क्योंकि आपको पता है कि दीमक हुआ, ततैये, चींटियाँ और मधुमक्खियाँ ये समूह में रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं और मिलजुल कर ही काम करते हैं। तो देखिए इस चैप्टर से काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें मिले हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं। तो आज के चैप्टर में इतना ही पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।